मम्मी, जवाब आया क्या राधा मौसी के यहाँ से? अरे रोज रोज अपनी शादी के लिए पूछता है, ऐसा भी कहीं होता है क्या बेटा? थोड़ा सा सब्र कर ले। अपनी शादी के बारे में इतनी पूछताछ करते हुए लड़के लड़कियां अच्छे नहीं लगते। मम्मी, सब्र करते करते ही तो 30 साल का हो गया हूं मैं। अब और कितना सब्र करवाओगे? अगर अब भी शर्म करके बैठा रहा ना तो उम्र पार हो जाएगी मेरी, और आप बस लड़कियां ढूंढती रह जाओगी। हाँ तो बेटा, मैंने कोई कसर तो छोड़ी नहीं है अपनी तरफ से। एडी चोटी का जोर लगा रही हूँ। अब अगर कोई लड़की वाला अपनी लड़की देने को तैयार नहीं है तो क्या किसी को किडनैप करके ले आऊं तेरे लिए? किसी के घर रिश्ता ही तो भिजवा सकते हैं ना, धमकी तो नहीं दे सकते। हाँ तो मम्मी, ये सब तो आप लोगों को पहले ही सोचना चाहिए था ना। आपके किए का फल मुझे भुगतना पड़ रहा है। आपका क्या है? आपकी तो हो गई थी ना 30 साल पहले शादी। अब ये लोगों के ताने तो मुझे बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। अरे बेटा, कौन से ऐसे माँ बाप होंगे जो अपने इकलौते बेटे की शादी होते हुए ना देखना चाहते हो? हमने तो सब कुछ अच्छा ही सोचा था, लेकिन कहते हैं ना, जब समय खराब होता है तो ऊंट पर बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट कर चला जाता है। हमारे साथ भी बेटा बिल्कुल वही हुआ है। मैं तो आज भी उस 26 फरवरी के दिन को कोस रही हूँ। वो दिन हमारे जीवन में ना आता तो आज हम लोग इस हालत में ना होते। अगर आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि सुमित्रा देवी के बेटे राघव में जरूर कोई कमी होगी जिसके कारण उसकी शादी नहीं हो पा रही, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपका अनुमान बिल्कुल गलत है। क्योंकि राघव तो बिल्कुल हट्टा कट्टा गबरू जवान है और शादी के लिए पता नहीं कब से तैयार बैठा है। लेकिन उसकी कुंडली में बैठा हुआ राहु तो जैसे अपने स्थान से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा। बेचारा एक जमाना था जब कैटरीना जैसी बीवी लाने के सपने देखा करता था, और आजकल तो उसकी हालत ऐसी हो गई है कि बस लड़की हो इतना ही बहुत है। अब लड़की कैटरीना जैसी दिखे या सलमान खान जैसी, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो चलिए अब इस राज से पर्दा हटा ही देते हैं कि आखिर राघव के जीवन में राहु बनकर बैठा हुआ दोष आखिर है क्या। राघव की उम्र लगभग 26 साल रही होगी जब पहली बार राघव के लिए किसी लड़की का रिश्ता आया था। देख बेटा, तेरे लिए अब रिश्ते आने शुरू हो गए। आज नहीं तो कल तेरी शादी करनी है, लेकिन मैं तो बस ये सोच सोच के टेंशन में हूँ कि 2 कमरे के मकान में बहू को रखेंगे कहाँ। सुनते हैं जी, मेरी बात मानिए तो पहले ढंग से मकान की व्यवस्था कीजिए। बेटे की शादी की चिंता उसके बाद कीजिएगा। देखो भाग्यवान, तुम्हारे बजट और तुम्हारे डिमांड के हिसाब से एक मकान तो बताया शर्मा जी ने। तुम कहो तो वही डील फाइनल कर देते। वहाँ बढ़िया 4 कमरे का मकान बना हुआ मिल रहा है, और कल को तुम चाहो तो ऊपर भी बना सकती हो। अरे वाह, इतना अच्छा घर मिल रहा है तो आप ऐसा करिए, देर मत करिए, कल ही मुझे वो घर दिखा लाइए। एक बार पसंद आ जाए तो फटाफट उस पर मरम्मत का काम शुरू करवा देते हैं। मैं तो बहू लाने की जल्दी में हूँ। साल भर के अंदर हाथ पीले कर देंगे, राघव की जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। दोनों पति पत्नी मिलकर शर्मा जी के बताए हुए घर को देखने जाते हैं। घर तो वाकई बहुत अच्छा है जी, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही। अच्छी खासी कॉलोनी है ये, लेकिन आधे से ज्यादा प्लॉट तो खाली पड़े हुए हैं। लोगों ने यहाँ पर मकान क्यों नहीं बनाए? अरे अब तुम्हें इस बात से क्या मतलब है कि आधे लोगों ने मकान बनाया या नहीं बनाया? अरे बहुत से लोग प्रॉपर्टी सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदते हैं, जब अच्छा दाम मिलेगा तो बेच देंगे। तुम उनको छोड़ो, अपने मकान में दिमाग लगाओ। मकान तो मुझे बहुत पसंद है जी, लेकिन एक बात बताइए कि घर के सामने इतनी सड़क कच्ची क्यों है? यहाँ सड़क क्यों नहीं बनी? अरे भाभी जी, कैसी बात कर दी आपने। आप देख रही हो ना, अभी आधे मकान बने नहीं है, तो नगर निगम का कहना है कि 5-7 मकान और बन जाए, उसके बाद एक ही बार सड़क की ढलाई होगी। वरना रोज रोज कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो सड़कें टूट जाती हैं, और फिर इतना बजट नहीं है कि बार बार सड़क बनवाई जा सके। सारे मकान बिकाऊ है जी, टेंशन की कोई बात नहीं है। 6 महीने बीतते बीतते घर के आगे पक्की सड़क दिखाई देने लगेगी आपको। अगर ऐसी बात है ना जी, तो कर दो यहीं पर डील पक्की। पत्नी की तरफ से हाँ होते ही सुमित्रा के पति शर्मा जी के साथ डील फाइनल कर लेते हैं, और 26 फरवरी के दिन इस मकान की रजिस्ट्री सुमित्रा के पति केशव के नाम हो जाती है। शर्मा जी ने तो 6 महीने का वादा किया था, लेकिन 2 साल बीत गए थे, लेकिन अभी तक घर के सामने की कच्ची सड़क पक्की नहीं हो पाई थी। बल्कि अब तो सड़क की हालत ऐसी हो गई थी कि उसे सड़क की बजाय दलदल कहना ज्यादा सही होगा। बेचारे केशव जी और राघव नगर निगम के दफ्तर के चक्कर काट काट कर थक गए थे, लेकिन कोई भी उस कॉलोनी की सुध लेने के लिए तैयार नहीं था। अरे भाई साहब, मकान खरीदते समय आप लोग जरा भी दिमाग नहीं लगाते और बाद में यहाँ आकर हमारा दिमाग चाटते रहते हो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अनऑथोराइज्ड कॉलोनी में मकान खरीदा है। नगर निगम से अप्रूव्ड ही नहीं है आपकी कॉलोनी।
आपकी कॉलोनी का सड़क बनाने रिसीवर खोदने का काम नगर निगम का नहीं है। आप तो जाकर उस ठेकेदार का दिमाग खाइए जिसको वहां के सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये सब तो प्राइवेट बिल्डर प्लॉट काट कर बेच रहे हैं। आप अपने बिल्डर से जाकर बात करिए ना कि उसने उधर की सड़क का कॉन्ट्रैक्ट किसे दिया है। नगर निगम ऑफिसर की बात सुनकर केशव और राघव बिल्डर के पास जाते हैं। बिल्डर के पास जाने के बाद पता चलता है बिल्डर ने तो एक सरकारी ठेकेदार को सड़क बनाने का ठेका दे दिया है, लेकिन ठेकेदार काम करवाने में ढिलाई बरत रहा है। ठेकेदार नगर निगम को दोषी बता रहा था और नगर निगम बिल्डर को। बिल्डर के पास आओ तो बिल्डर उनको ठेकेदार के पास भेज देता। बस ऐसे ही सब एक दूसरे के सर पर टोपी पहनाकर अपना अपना टाइम पास कर रहे थे। लेकिन इस सारी परेशानी के बीच में जो पेज फंसा था वो था राघव की शादी का। जब से राघव अपने परिवार के साथ इस कच्ची सड़क के मकान में रहने आया था, कोई भी लड़की वाला उसे पूछने ही नहीं आता था। किसी तरह बात चलाकर अगर वो लोग लड़की वालों को घर पर बुलाते भी तो उनका कच्ची सड़क का उस दलदल वाले रास्ते पर बना हुआ मकान देखकर लड़की वाले सर पर पांव रखकर भाग खड़े होते। कोई भी लड़की सड़क के कारण राघव से शादी करने को तैयार ही नहीं हो रही थी। बहुत हो गया पापा, 4 साल हो गया मैं सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते हुए। मुझे तो ऐसा लगता है इस कॉलोनी की सड़क कभी बनेगी ही नहीं। ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। आप ये बताइए, अगर 10 साल तक ये सड़क नहीं बनी तो क्या मैं अगले 10 साल तक कंवारा ही बैठा रहूंगा? आप ही बताइए मम्मी, 10 साल बाद मुझे कोई काली चिड़िया भी पूछेगी? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस जन्म में मुझे कंवारा ही बनना पड़ेगा। अरे शुभ शुभ बोल बेटा, अभी तो तेरी माँ भी जवान बैठी है, तुम मरने मारने की बात मत किया कर। अच्छा, मेरे पास ना एक उपाय है। सुनिए जी, जैसे उस नास पिटे शर्मा ने झूठ सच बोलकर हमें ये मकान बेचा था ना, आप भी ऐसा करिए, कोई पार्टी पकड़िए और अपना ये मकान उसे बेच दीजिए। बस जी भर गया है मेरा तो, हमें नहीं रहना इस मकान में। ठीक ही कह रहा है राघव, ऐसे मकान का क्या हम अचार डालेंगे जहां रहकर हमारे बच्चे की जवानी बर्बाद हो जाए। अरे भाग्यवान, जो बात तुम आज कह रही हो ना, मैं तो इस पर 2 साल पहले ही विचार कर चुका हूँ। लेकिन आखिर करूँ तो क्या करूँ? कई लोगों से बातचीत कर ली, कोई इस मकान को खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है। यहाँ तक कि मोटा कमीशन लेकर भी कोई एजेंट इस मकान को बिकवाने के लिए राजी नहीं हो रहा। क्यों जी, क्या सिर्फ हमारे ही भाग फूटने लिखे थे? जब हमें ये मकान बेचा था तब तो वो शर्मा बड़ा ऊंचा ऊंचा उछलकर गारंटी दे रहा था। मैं तो कहती हूँ चलिए इस शर्मा के घर जाकर तोड़ फोड़ करके आते हैं। इस कमबख्त की वजह से ही नसीब फूट गया हमारा। अरे सुमित्रा, उससे गाली देने से क्या होगा? उसका तो काम ही है प्रॉपर्टी बिकवाना। अब अगर अंगूर बेचने वाला अंगूर को खट्टे कहकर बेचेगा तो क्या कोई खरीदेगा? दुकानदार तो हमेशा यही कहता है ना कि बहुत मीठे है, ले जाइए। ये तो खरीदार को सोचना चाहिए कि वो क्या खरीद रहा है। गलती उस शर्मा की नहीं बल्कि हमारी है, जो हम उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए और जरा सा भी दिमाग नहीं लगाया। आप तो बस ये बताइए जी कि अब हम करें तो क्या करें? आखिर कैसे शादी होगी हमारे बच्चे की? अरे सुमित्रा, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। जोड़ियां तो संजोग से बनती है और स्वर्ग में ही तय होकर आती है। जो लड़की इसके जोड़े की बनी होगी ना, तुम देखना खुद ब खुद आकर इससे टकराएगी। इतना हाथ पैर मारने की कोई जरूरत नहीं है, बस सही समय के आने का इंतजार करो। मम्मी, तुम पापा की इन प्रवचन वाली बातों में मत पड़ जाना। अरे हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओगे ना, तब तो पक्का मैं कंवारा ही मरूंगा। मैं तो कहता हूँ, जैसे झूठ बोलकर हमें इस मकान के लिए फंसाया गया, हम भी किसी लड़की को झूठ बोलकर ही फंसा लेते हैं। क्या जरूरत है किसी को अपना मकान दिखाने की? ऐसा करते हैं, कोई और मकान किराए पर ले लेते हैं, तब तो हो जाएगी ना मेरी शादी। अरे बेटा, बच्चों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? इतना मोटा लोन लेकर यह मकान खरीदा था हमने, आज तक इसकी ईएमआई भर रहे हैं। मकान की ईएमआई के साथ साथ किराए के लिए पैसे निकाल पाओगे तुम? इतना पैसा है तुम्हारे पास? अरे पापा, इस मकान को किराए पर उठा देंगे ना, और जो किराए का पैसा मिलेगा उसी से कहीं और किराए पर मकान ले लेंगे। सिंपल। बेटा, इतना आसान है क्या? इस मकान में रहने के लिए ना तो कोई किराएदार मिल रहा है, ना ही खरीदार। ना कोई अपनी बेटी इस घर के लिए देना चाहता है। यहाँ तक कि अब तो रिश्तेदारों ने भी हमसे कन्नी काटना शुरू कर दिया है। तुम्हारी बुआ रक्षाबंधन पर मुझे राखी बांधने नहीं आती। मेरे दोस्त जो मुझसे मिलने आते हैं, गली के बाहर से ही फोन करके कह देते हैं, केशव भाई साहब, तुम्हारी गली में कौन पैर रखे, यही नुक्कड़ पर आकर मिल लो। वो नुक्कड़ की चाय की टपरी तो ड्राइंग रूम हो गया है मेरा। जो भी रिश्तेदार आता है वही चाय की टपरी पर चाय पिलाकर वापस भेज देता हूँ उसे।
राघव की बढ़ती उम्र और किसी भी लड़की के शादी के लिए हाँ ना बोलने के कारण राघव और उसका पूरा परिवार इस समय काफी टेंशन से गुजर रहा था। बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। बरसात यानी कि सोने पे सुहागा। राघव के घर के बाहर की कच्ची सड़क इस समय दलदल वाला तालाब बनी हुई थी। सुनते हैं जी, ये बताइए ये दूध वाला 2 दिन से दूध लेकर क्यों नहीं आ रहा? मैंने आपसे कहा था ना उसके घर जाकर पता करने के लिए, कहीं उसकी भैंस बीमार तो नहीं हो गई? अरे गया था भाग्यवान उसके घर, कोई भैंस बीमार नहीं है उसकी, लेकिन उसने यहाँ आने से हाथ खड़े कर दिया। कह रहा था अंकल जी कच्ची सड़क पर मकान है आपका, ऊपर से बारिश का मौसम चल रहा है, कई बार साइकिल से लड़खड़ा कर गिर जाता हूँ तो साइकिल पर बंधे सारा दूध का नुकसान हो जाता है, इसलिए आपके यहाँ दूध नहीं दे पाऊंगा। बस यही बाकी रह गया था। यहाँ पर रहकर बहू तो पहले ही नहीं मिल रही थी, अब एक कप सुकून की चाय भी ना मिलेगी। एक दिन राघव अपने घर के पोर्च में टहलते हुए बारिश का आनंद ले रहा था, तभी उसे धम की एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। अरे ये कैसी आवाज थी, कुछ हुआ है क्या? राघव दरवाजा खोलकर बाहर की ओर भागता है और देखता है कि सामने एक लड़की स्कूटी समेत कीचड़ में गिरी हुई है, जिसे देखकर आसपास के लोग हंसकर उसका मजाक बना रहे थे। अरे पापा की परी तो गिर पड़ी, तुम तो परी हो ना, उड़कर ये कच्चा रास्ता पार कर लेती, यहाँ स्कूटी क्यों निकाल रही थी? चुप कर भाई, पापा की परी नाराज हो जाएगी और नाराज होकर श्राप दे देगी तो। बड़े बेशर्म लोग हैं आप, एक तो बेचारी गिर गई है, मदद करने से तो गए, ऊपर से यहाँ खड़े होकर मजाक उड़ा रहे। चलिए जाइए अपने अपने घर के अंदर, बेहूदे लोग। राघव दौड़कर जाता है और लड़की को खड़ा करके उसकी स्कूटी सड़क के किनारे लगा देता है। आपको चोट तो नहीं लगी ना? अब ठीक है? थैंक यू सो मच। हाँ मैं ठीक हूँ, ज्यादा चोट नहीं आई। देखिए आपके कपड़े तो बिल्कुल गंदे हो गए हैं, आप चाहे तो मैं अपनी मम्मी को बुला लेता हूँ, आप उनकी ड्रेस पहनकर चले जाइए। अगर ऐसी ड्रेस में जाएंगे तो इनके जैसे 2-4 और बदतमीज लड़के आपके ऊपर गलत कमेंट करेंगे। आप वाकई में बहुत अच्छी इंसान है, थैंक यू जो आपने मेरे बारे में इतना सोचा। अगर आपकी मम्मी घर में है तो आप एक बार उन्हें बुला दीजिए ना, और एक गिलास पानी मिलेगा? अरे बिल्कुल, आप आराम से अंदर आकर बैठिए, मैं पानी लेकर आता हूँ। नहीं, मैं यही ठीक हूँ, आप यही ले आइए ना। राघव दौड़कर लड़की के लिए पानी लेकर आता है। पहले उसका मुंह हाथ धुलवाता है और फिर पीने के लिए एक गिलास पानी देता है। अरे बेटा तुम तो बिल्कुल कीचड़ में सन गई हो। अच्छा मेरी सलवार कमीज है, तुम वही पहनकर चली जाओ बेटा। तुम्हारी जगह मेरी बेटी होती तो मैं भी तो उसकी मदद करती। राघव की माँ ईशा को पहनने के लिए अपना सलवार कमीज देती है और फिर ईशा अपनी स्कूटी लेकर वहां से चली जाती है। अगले दिन ईशा अपने पापा को लेकर राघव के यहाँ पहुंच गई थी। नमस्ते आंटी जी, पहचाना आपने? मैं वही कीचड़ वाली लड़की हूँ जो कल आपके यहाँ मदद मांगने आई थी ना। अरे हाँ बेटा, मैं तुम्हें थोड़ी ना भूल सकती। आओ आओ। आंटी जी ये मेरे पापा हैं, ये स्पेशली आप लोगों को थैंक यू बोलने के लिए आए हैं। ये लीजिए आपकी ड्रेस जो आपने मुझे पहनने के लिए दी थी। और पापा ये है राघव जी, मैंने आपको बताया था ना जब बाकी के लड़के मुझ पर कमेंट पास करके मजाक उड़ा रहे थे, तो यही थे जिन्होंने आगे बढ़कर मुझे कीचड़ में से उठाया, मुझे बदलने के लिए कपड़े दिए और मेरी जितनी हो सकती थी मदद की। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, आपने मेरी बेटी को अपने बच्चों की तरह ट्रीट किया और आगे बढ़कर उसकी मदद की। आपसे मिलकर समझ में आया कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं। अरे भाई साहब, बच्चों की इसमें क्या ही गलती थी? गलती तो उस ठेकेदार की है ना, जिसने इतने सालों में इस रोड को बनाया नहीं। अब आप ही सोचिए, आपकी बच्ची तो पहली बार इस सड़क से आई और गिरकर चोट खा गई, और हमारे बच्चे तो रोज ही कीचड़ और नरक से होकर गुजरते हैं। हमारे घर के बच्चों की शादी नहीं हो रही, कोई रिश्तेदार हमारे घर आना नहीं चाहता, कोई किराएदार हमारा मकान किराए पर नहीं ले रहा। अरे भाई साहब क्या बताएं आपको, आधे दामों में भी कोई मकान खरीदने को तैयार नहीं है। जीवन नरक हो गया है हमारा, जीते जी नरक भोग रहे हैं इस कच्ची सड़क के कारण। लेकिन क्या कह सकते हैं, बड़े लोगों को हमारे जैसे आम लोगों की आवाज सुनाई नहीं देती ना। राघव की माँ की बात सुनकर ईशा के पापा कुछ देर के लिए खामोश हो जाते हैं। बहन जी, आपके बेटे राघव की शादी नहीं हुई है। ईशा के लिए भी हम पिछले कई सालों से लड़का तलाश रहे हैं, लेकिन ये किसी लड़के से शादी के लिए हाँ ही नहीं कहती। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ कि ईशा खुद किसी लड़के की मेरे सामने आकर इतनी तारीफ करने लगी। वो आपकी बेटी को पहली नजर में ही पसंद करने लगी है। अगर आप चाहे तो ईशा और राघव का रिश्ता हो सकता है। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, आपकी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे के साथ? लेकिन सोच लीजिए, ये कच्ची सड़क पर मकान है हमारा। अरे हमारे सगे संबंधी हमसे रिश्ता तोड़ बैठे,
आप कैसे हमारे जैसे लोगों के साथ रिश्ता जोड़ पाएंगे? इतनी बड़ी गाड़ी में आए हैं आप, बड़े लोग लगते हैं, रुपए पैसे वाले होंगे। कल को ऐसा ना हो कि आपको हमारे घर आने में शर्मिंदगी महसूस होने लगे। माफ कीजिए बहन जी, आप लोगों ने आज तक जितना भी कष्ट भोगा है ना, इसका दोषी कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। दरअसल मैं ही वो ठेकेदार हूँ जिसके पास ये सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट आया था, लेकिन इस सड़क में मुझे बहुत कम पैसा बच रहा था, इसलिए इस सड़क के काम को मैंने ठंडे बस्ते में डाल दिया और जहां ज्यादा मुनाफा था पहले वहां का काम कराने लगा। इसी तरह एक के बाद दूसरा काम आता गया और सड़क का काम हमारे दिमाग से निकल गया। आज जब ईशा इस कीचड़ में गिरी तब मुझे समझ में आया कि आप लोगों के साथ पिछले कई सालों में मेरे कारण कितनी नाइंसाफी हुई है। हो सके तो आप मुझे माफ कर दीजिए, मेरी बेटी को अपना लीजिए और मैं वादा करता हूं कि अगले 10 दिनों के अंदर आपके घर के सामने की सड़क बन जाएगी। एक बार सड़क बन जाए फिर तो आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी ना। अरे भाई साहब, आप समस्या की बात कर रहे हैं? एक बार मेरे घर के आगे की सड़क बन जाए, ये कच्ची सड़क पर ससुराल वाला दाग मेरे माथे से धुल जाए, उसके बाद तो धूमधाम से बारात लेकर आपके दरवाजे आऊंगी मैं। और हाँ, हमारे घर के आगे की सड़क बन जाएगी ना तो आपकी अब तक की कही सुनी सारी बातें माफ। बस फिर क्या था, ईशा के पापा अपना किया वादा निभाते हैं। अगले 10 दिनों के भीतर राघव के घर के सामने की कच्ची सड़क एकदम चमकदार पक्की हो गई थी। जैसे ही रिश्तेदारों को खबर मिलती है कि राघव के घर के आगे की सड़क पक्की हो गई है, बुआ, चाचा, चाची, मामा, मौसी सब बारी बारी उनके घर आने लगे थे। दूध वाला समय से दूध देने लगा था, सब्जी वाला घर आकर सब्जी लेकर जाने लगा था। सुबह 6 बजे ही दरवाजे पर अखबार मिलने लगा था। सुमित्रा, केशव, राघव के दुख भरे दिन बीत गए थे। इतना ही नहीं, सुख के दिन तो उनके जीवन में तब आए जब राघव धूमधाम से बारात लेकर ईशा के दरवाजे पहुंच जाता है और ईशा दुल्हन बनकर राघव के घर आ जाती है। मम्मी क्या यार, कब तक मैं और सेजल ही काम करते रहेंगे? पता चला ऐसे ही हम एक दिन ससुराल चले गए। वही ना, हमारा भी हक बनता है कि भाभी के हाथों की रोटी खाए। भैया की शादी कर दो ना जल्द से जल्द। अच्छा, मतलब मैं तुम लोगों से काम करवाती हूँ? ऐसा कैसा काम करती हो तुम दोनों? एक गिलास पानी उठाने में तो तुम्हारी नानी याद आ जाती है। अच्छा मम्मी, तो भैया की शादी जिंदगी भर नहीं करोगी? रहने दे सेजल, हम दोनों की शादी के बाद ही भैया की शादी करने का सोच रही है मम्मी, तो हम माथा क्यों लगाए? अरे पागल हो तुम दोनों, अंकुश की उम्र हो गई है शादी लायक, अब नहीं तो कब करूंगी मैं? जल्दी करूंगी उसकी शादी, और तुम दोनों की शादी भी एक साथ करूंगी। एक साथ तुम दोनों पैदा हुई हो, शादी भी एक साथ होगी। उषा निर्मल से अंकुश की शादी की बात करती है। हाँ, तो इसमें बोलने वाले क्या बात है। अब तो तीनों बच्चों की शादी करनी है एक एक करके। 2-3 साल में सोचा था तीनों को सल्टा देंगे। देखता हूँ मैं लड़की। हाँ जी। निर्मल अपनी जान पहचान में लड़की देखने लगता है। फिर उसे याद आता है कि उसके जिगरी यार की बेटी प्रीति है। बगल में लड़की और मैं पूरे शहर में देख रहा हूँ। अभी हर्षद को फोन करता हूँ। यार हर्षद, कैसा है तू? बहुत दिनों बाद बात हो रही है। हाँ यार, मैं आज ही आया गाँव से। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, तुझसे मिलकर कुछ बात करनी है। आजा, तुझे आने के लिए बोलना थोड़ी ना पड़ेगा। निर्मल उसी वक्त हर्षद के घर पहुंच जाता है और कहता है, हर्षद यार, मैं बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। ऐसी कौन सी बात है जो करने के लिए तुझे इतना सोचना पड़ रहा है? यार, अंकुश की शादी करनी है और मुझे अपनी प्रीति से अच्छी कोई लड़की पसंद नहीं आ रही। बोल तू क्या कहता है? इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। अरे पागल, मेरी प्रीति तेरे घर जाएगी, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? मुझे कोई टेंशन ही नहीं होगी, रिश्ता पक्का। लेकिन दोस्त, मैं तेरा दोस्त ही रहूंगा, मुझसे समझी वाला रिश्ता मत रखना भाई। अरे तू भी कैसी बात कर रहा है? प्रीति और अंकुश की शादी पक्की हो जाती है। एक रोज अंकुश प्रीति को कॉल करता है। प्रीति, अब बस 1 महीने में हमारी शादी हो जाएगी। हाँ, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी शादी इतनी जल्दी हो जाएगी, वो भी इतनी नजदीक। सोचा तो मैंने भी नहीं था कि मुझे अरेंज मैरिज में वही लड़की मिल जाएगी जिससे मैं प्यार करता हूँ। क्या बोल रहे हो? हाँ प्रीति, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी भी करना चाहता था, लेकिन बोल नहीं पाया। प्रीति मन ही मन बहुत खुश होती है। दिन बीतने लगते हैं, अंकुश और प्रीति की शादी हो जाती है। शादी होकर प्रीति अपने ससुराल आती है। ससुराल में उसे 2 जुड़वा ननद मिलती है। भाभी, मैं आपकी बड़ी ननद हूँ, तो सेजल से पहले मेरी पूछोगी? ठीक है दीदी। तो मेरा नेक तैयार रखना, मुझे पूरे 5100 चाहिए, वरना आपको आपके कमरे में जाने नहीं दूंगी।
अरे ठीक है भाई, ले लेना, तेरी भाभी का दिल छोटा थोड़ी ना है। प्रीति और अंकुश अपने कमरे तक जाते हैं। तभी वहां सेजल आती है और प्रीति उसे काजल समझ लेती है। भाभी मेरा नेक, मैं 5100 लूंगी। हाँ दीदी, मुझे याद है। प्रीति 5100 निकाल कर सेजल के हाथ में रख देती है और सेजल पैसे लेकर कहती है, ये हुई ना भाभी, एक बार में झट से निकाल दिया पैसा, बिना कुछ सोचे समझे। दीदी उसमें सोचने वाली क्या बात है, आप कौन सी पराई है। सेजल चली जाती है पैसे लेकर अपने कमरे में। इतने में ही काजल वहां आती है और कहती है, भाभी मेरे 5100 कहाँ है? ऐसे ही कुछ दिए बिना कमरे में जा रही थी। अरे अभी तो मैंने आपको पैसे दिए। मुझे क्या मजाक है? आपको नहीं देने हैं तो बोल दो। वैसे नहीं, मैंने सच में दिए, पूछिए अपने भैया से। मैं भला क्यों ही पूछूं? मैंने नहीं दिए तो मैं कैसे मान लूं? अरे बाबा चुप हो जाओ, दोनों दोनों अपनी जगह ठीक हो। प्रीति, तुमने जिसे पैसे दिए ना वो काजल नहीं सेजल है, और काजल तुम्हारी भाभी ने सेजल को काजल समझकर 5100 दे दिए। अच्छा तो ये बात है। लेकिन भाभी वो सब मैं नहीं जानती हूँ, आपकी गलती है, मुझे मेरे पैसे चाहिए। प्रीति मायूस होकर काजल को पैसे देती है और मन ही मन कहती है, अब से मैं ध्यान रखूंगी दोनों का कौन कौन है, वरना काजल दीदी की जगह सेजल और सेजल दीदी की जगह काजल में कंफ्यूज होती रहूंगी। इधर काजल पैसे लेकर कमरे में जाती है और नोट से खुद को हवा देते हुए कहती है, सेजल आज तो मोटी कमाई हुई है। 5100 मुझे। 5100 क्या कहती है भिड़ो? कहना क्या है, भाभी ने मुझे तुम्हें समझकर पैसे दे दिए, मैंने भी ले लिए। बहन अब बस यही करना है, भाभी को पागल करना है ताकि मम्मी इस घर की सत्ता उसे ना दे। ठीक है, इस काम में तो हम दोनों ही माहिर हैं। दोनों जुड़वा बहन हंसने लगती है। अगले दिन सुबह सुबह प्रीति उठती है और खुद से कहती है, आज मैं अपनी दोनों ननद की पसंद का खाना बनाऊंगी। ससुराल में अगर अच्छे से रहना है तो ननदों को अपना बनाकर चलना होगा। प्रीति नहा धो अंकुश से कहती है, अंकुश, काजल और सेजल दीदी को खाने में क्या पसंद है? वैसे कहने को तो दोनों जुड़वा है, लेकिन दोनों का खाने के मामले में स्वाद एकदम अलग है। एक को चाइनीज तो दूसरे को साउथ इंडियन पसंद है। तुम कभी भी चाह कर भी दोनों की पसंद का खाना नहीं बना सकते एक साथ। काजल दीदी को साउथ इंडियन पसंद होगा ना? जी नहीं, सेजल को पसंद है साउथ इंडियन। अच्छा ठीक है। प्रीति फिर हॉल में जाती है और काजल से पूछती है, काजल दीदी मम्मी जी कहाँ है? भाभी मैं काजल नहीं सेजल हूँ, मम्मी गई है मंदिर, आती होंगी। ओ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं ना आप दोनों में कंफ्यूज हो जाती हूँ। कोई बात नहीं भाभी, आज आपकी पहली रसोई है, आपको मोटी रकम मिलेगी, सब खाकर आपको कुछ न कुछ देंगे, तो आप हम दोनों को पार्टी देना। हाँ ठीक है, हम तीनों मूवी चलेंगे। अच्छा काजल दीदी को वैसे क्या पसंद है, चाइनीज? अरे नहीं भाभी, काजल को साउथ इंडियन पसंद है और मुझे चाइनीज। क्या आज आप हमारे पसंद का खाना बना रही है? नहीं नहीं। इतने में ही उषा आती है और प्रीति से कहती है, बहू नाश्ते में कचौड़ी सब्जी और खीर बना ले, फिर तो अपने मायके चली जाना। जी मम्मी जी। प्रीति रसोई में जाती है और जल्दी जल्दी खाना बनाना शुरू करती है। जब दीदी अंकुश के साथ मुझे लेने आएगी मायके तो मैं उन दोनों को उनकी पसंद का खिला दूंगी। प्रीति जल्दी से खाना बनाकर सबको परोसती है। सब खाना खाते हैं और प्रीति से कहते हैं, खाना बहुत टेस्टी है बेटा। सच में लाजवाब है खाना। काजल और सेजल अपनी भाभी से सीख लो खाना बनाना। ससुराल में तुम लोगों को भी खाना बनाना होगा, यहाँ तो तुम दोनों बनाती नहीं हो। भैया हम दोनों अभी शादी नहीं करने वाले हैं। हाँ 3 साल तो भूल ही जाओ। और रही बात खाना बनाने की, तो वो तो हम शादी के बाद भी सीख सकते हैं। बहू खाना बहुत अच्छा बना है, और काजल और सेजल जितने नखरे करने हैं कर लो। अब मैं तुम दोनों की शादी 1 साल में ही कर दूंगी। अंकुश, लड़के नजर में रखना शुरू कर देना। दोनों गुस्से में खाने से उठकर चली जाती है। प्रीति को उषा सोने का हार देती है और निर्मल 11,000 रुपए देता है। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू पापा जी। बहू तू भी मेरे लिए इन दोनों की तरह ही है। जा, तेरा भाई आता ही होगा, तू मायके जाने की तैयारी कर। प्रीति अपने कमरे में जाती है। अंकुश भी कमरे में जाता है और उसे उसकी पसंद की घड़ी देता है। प्रीति बहुत खुश हो जाती है। थैंक यू। ये तुम्हारी पहली रसोई का गिफ्ट है। प्रीति अपने मायके चली जाती है अपने भाई के साथ। इधर काजल और सेजल एक दूसरे से कहती है, एक ही दिन में भैया तो भाभी के नाम की माला जपने लगे। जैसे हमें तो कुछ आता ही नहीं है। अरे कोई ना, हम भी देखते हैं कितने दिन तक भाभी की सब तारीफ करते हैं।
उन्हें पागल ना कर दिया तो हमारा नाम काजल और सेजल नहीं। प्रीति अपने मायके में सेजल और काजल के खाने के लिए सोचती रहती है। 2 दिन बाद उषा अंकुश से कहती है, अंकुश, प्रीति को लाने चले जाना शाम को, और सेजल और काजल को भी लेते जाना, आज का दिन अच्छा भी है। ठीक है मम्मी। अंकुश प्रीति को अपने आने के बारे में बता देता है। प्रीति चाइनीज और साउथ इंडियन खाना तैयार करती है। काजल दीदी के पसंद की चाउमीन और मंचूरियन बनाती हूँ और सेजल दीदी के पसंद की डोसा बना लेती हूँ। शाम को काजल, सेजल और अंकुश प्रीति को लेने उसके मायके पहुंचता है। अच्छा और दीदी, आप दोनों साथ आइए, चलिए बैठिए, आप तीनों के लिए मैं खाना लगाती हूँ। अरे ये सब क्या झमेला कर रही हो, घर चलकर खाना खाता है ना। नहीं बेटा, आप आए और हम आपको बिना खाए जाने दे, ऐसा कैसे हो सकता है। प्रीति की माँ खाना परोसती है सबको और साथ में प्रीति को खाने के लिए बिठा देती है। खाना तो आंटी बहुत अच्छा बना है। हाँ आंटी, बिल्कुल मेरे पसंद के डोसे हैं। ये सब तुम्हारी भाभी ने बनाया है। काजल और सेजल जल जाती है। प्रीति अपने कमरे में जाती है और सेजल भी प्रीति के पीछे चली जाती है। काजल दीदी, ये आपके लिए मम्मी ने दिए हैं। थैंक यू भाभी। प्रीति बाहर आती है और सेजल को ढूंढती है। सेजल तो अभी यही थी। आपको आपका गिफ्ट कैसा लगा काजल दीदी? आपने मुझे कुछ दिया ही कहा है। दिया तो था, ये सेजल दीदी का है। भाभी, तो सेजल को दिया होगा आपने, मैं काजल हूँ। अरे बड़ा कंफ्यूजन है दोनों में। फिर सब घर वापस आते हैं। अगले दिन प्रीति काजल के कमरे में जाती है और कहती है, काजल दीदी, हम मूवी चल रहे हैं। भाभी, मैं सेजल हूँ, काजल नहीं। अपने कमरे में जाती है और सेजल भी प्रीति के पीछे चली जाती है। काजल दीदी, ये आपके लिए मम्मी ने दिए हैं। थैंक यू भाभी। प्रीति बाहर आती है और सेजल को ढूंढती है। सेजल तो अभी यही थी। आपको आपका गिफ्ट कैसा लगा काजल दीदी? आपने मुझे कुछ दिया ही कहा है। दिया तो था, ये सेजल दीदी का है। भाभी, तो सेजल को दिया होगा आपने, मैं काजल हूँ। अरे बड़ा कंफ्यूजन है दोनों में। फिर सब घर वापस आते हैं। अगले दिन प्रीति काजल के कमरे में जाती है और कहती है, काजल दीदी, हम मूवी चल रहे हैं। भाभी, मैं सेजल हूँ, काजल नहीं। ओह अच्छा ठीक है, तो आप काजल दीदी को भी तैयार होने के लिए बोल दीजिएगा ना। प्रीति चली जाती है। सेजल और काजल एक दूसरे को ताली मार कर कहती है, ये पागल हो जाएगी जल्दी। और भैया प्रीति प्रीति करना छोड़ देंगे। युग के लिए लड़की हम पसंद करेंगे अपने जैसी। युग से याद आया, वो आ रहा है कल अमेरिका से। तब तो उसे भी अपनी टीम में शामिल करके भाभी की बैंड बजाएंगे। दोपहर में तीनों हॉल में आती है। मैं और सेजल दीदी अंदर जा रहे हैं। काजल दीदी, आप टिकट लेकर आ जाओ। भाभी, मैं सेजल हूँ। ये कैसे पॉसिबल है? काजल दीदी, आपके हाथों में तिल है, मैंने देखा था कल। भाभी, वो सेजल के है, आप ना बहुत कंफ्यूज होती रहती हो, रहने दो। प्रीति मन ही मन सोचती है, ये दोनों मेरे साथ गेम कर रही है, मुझे पागल कर रही है। इन्हें भी समझ में आना चाहिए कि इनकी भाभी कोई गधी नहीं है। जुड़वा ननदों को अब जुड़वा भाभी की जरूरत है। तीनों मूवी देखकर खा पी कर चले आते हैं। घर पहुंचने के साथ सेजल और काजल कहती है, भाभी मेरे लिए चाय बना दो। भाभी, मेरे लिए कॉफी बना दो और मेरे कमरे में लाकर देना। ठीक है दीदी। दोनों जुड़वा ननद कपड़े बदलकर फ्रेश हो जाती है। इधर प्रीति एक के लिए चाय और एक के लिए कॉफी बना देती है। प्रीति सेजल को चाय हॉल में देने जाती है। सेजल दीदी, ये आपकी चाय। भाभी, मैंने चाय नहीं कहा था, वो सेजल ने कहा था। सेजल अपने कमरे में है। तो आपको कॉफी दूं? हाँ। प्रीति को अब पूरी तरह से क्लियर हो जाता है कि सेजल और काजल उसके साथ गेम कर रही है, लेकिन जानकर भी वो आज चुप रहती है। फिर प्रीति काजल को चाय उसके कमरे में देकर आती है। अब बस बहुत हुआ, कल इन दोनों को पता चलेगा कि मैं पागल होने वालों में से नहीं हूं। अगले दिन सुबह सुबह युग आता है। युग को देखते ही प्रीति के मन में एक प्लान आता है। भाभी कैसी हो आप? सब बढ़िया है ना? अपने देवर के लिए कोई काम होगा तो बताइएगा, मैंने अभी तक आपको कुछ दिया नहीं है। ऐसे तो कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस आपसे एक काम है। आप पहले फ्रेश हो जाओ, फिर बात करते हैं। ओके भाभी जान। प्रीति युग के लिए बहुत अच्छा खाना बनाती है। खाना खाते ही युग कहता है, भाभी क्या खाना बनाया? आपके हाथ कहाँ है? मन करता है आपके हाथ चिम लूं। ऐसा खाना अब तुझे हमेशा मिलेगा, क्या फिक्र कर रहा है। सेजल और काजल का प्लान शुरू होने से पहले ही फ्लॉप हो जाता है। युग आते ही प्रीति के साइड हो जाता है।
काजल और सेजल उसे प्रीति के खिलाफ भड़काकर अपनी ओर नहीं कर पाती। फिर शाम को जब सेजल और काजल अपनी सहेली के घर गई थी, तब प्रीति युग से कहती है, भैया आप मेरा साथ दोगे? सेजल और काजल मुझे परेशान करती है बहुत, जुड़वा होने का फायदा उठाती हैं। और प्रीति युग को सारी बात बताती है। भाभी, आपके साथ मैं हूँ, अब इन दोनों को सबक सिखाओ आप। थैंक यू देवर जी। उषा सत्संग में चली जाती है। थोड़ी देर में प्रिया जींस और टॉप पहनकर तैयार हो जाती है और युग के साथ बाजार चली जाती है। इधर काजल और सेजल घर आती है। थोड़ी देर बाद प्रीति युग के साथ घर आती है। प्रीति को देखकर सेजल और काजल कहती है, भाभी मैंने आपको कहा था मेरे लिए चाउमीन बना देना, आपने बनाकर नहीं रखे? मुझे यार अभी चाय पिला दो, बहुत थकी हूँ मैं। मुझे कब कहा था? मैं तो पहली बार इस घर में आ रही हूँ, चाय बनानी मुझे नहीं आती। युग तुम्हारे घर में ऐसा होता है क्या? मेहमान के आते ही उसे चाय पानी पूछने की जगह काम बताने लगता है। मेहमान? भाभी आप कब से मेहमान होगी? युग अब से मुझे मत लेकर आना यहाँ दोबारा, मैं जा रही हूँ। अरे यार रुको, तुम भी क्या इन दोनों की बात सुनकर कुछ भी बोल रही हो? ये सब तुम्हें प्रीति भाभी समझ रही है। काजल और सेजल, इसकी शक्ल मिलती है भाभी से, ये भाभी नहीं है, ठीक से देखो, ये मेरी गोइंग टू बी वाइफ है। हाँ सिंधु नहीं लगा इससे। काजल, युग सही बोल रहा है। ये कैसे हो सकता है? हम दोनों जुड़वा है समझ में आया, लेकिन इसकी शक्ल भाभी से कैसे मिलती है? क्योंकि ये प्रीति भाभी की जुड़वा बहन है, जो कि मेरे ही कॉलेज में है। भाभी ने बताया नहीं उनकी कोई जुड़वा बहन भी है? क्योंकि मैं गोद चली गई थी ना। वैसे अब आप दोनों मुझे भी भाभी बुला सकती हो। हाँ भाभी। काजल और सेजल एक दूसरे का मुंह देखने लगती है। कल आप दोनों मेरे घर आना, प्रीति दीदी को भी बोल दूंगी आने के लिए। ठीक है करिश्मा भाभी। रात को हॉल में प्रीति का पर्स सेजल उठाकर अपने पास रखने लगती है और प्रीति कहती है, सेजल दीदी पर्स कहाँ ले जा रही हो? ये मेरी पर्स है। ये आपकी नहीं, करिश्मा भाभी की है। अरे ये मेरी है। हो सकता है वो भी सेम ऐसी पर्स लाई हो, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। उसे वैसे भी सब मेरे जैसा ही सेम पसंद है। अगले दिन युग सेजल और काजल के साथ करिश्मा के घर पहुंचता है और कहता है, यार भाभी को भी साथ ले आते हैं। अरे रहने दोनों, वो खुद नहीं आ सकती है क्या? एक तरीके से ये उनका मायका ही तो है। तभी करिश्मा को देखकर सेजल और काजल उसके गले लगकर कहती है, भाभी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सच में क्या बनाया आपने? गजब की खुशबू आ रही है। ज्यादा कुछ नहीं बनाया, बस थोड़ा बहुत चाइनीज और साउथ इंडियन, पनीर चिली और सांभर बड़े हैं। करिश्मा को अचानक से जाना पड़ा, उसने मुझे कहा कि सब संभाल लेना। क्या आप प्रीति भाभी हो? हाँ मैं प्रीति हूँ। तुम दोनों ने आते ही कहा भाभी, और अब कह रही हो आप प्रीति भाभी हो। अरे हमें लगा आप करिश्मा भाभी हो, ये कैसे हो सकता है? आप प्रीति भाभी नहीं हो सकती, वो तो कभी ऐसे तैयार होती ही नहीं है। कल इस तरह से तो करिश्मा भी तैयार थी। अच्छा, क्यों ऐसा नहीं हो सकता है? आप दोनों ने मुझे ससुराल में देखा है, मैं भी शादी के पहले आप दोनों की तरह ही थी, वेस्टर्न पहनती थी। जैसे आप दोनों जुड़वा है, वैसे मैं और करिश्मा भी जुड़वा है। अब मैं भी तो आप दोनों में कंफ्यूज हो जाती हूँ, आप दोनों भी हो गई तो कौन सी बड़ी बात है। काजल और सेजल का मुंह बन जाता है, उन्हें समझ में आ जाता है कि प्रीति उनकी हरकतें समझ चुकी है। तब सेजल युग से कहती है, युग तुम्हें जिससे भी शादी करनी है कर लेना, लेकिन करिश्मा से कभी मत करना। हाँ, करिश्मा को छोड़कर किसी काम वाली से भी करोगे ना तो चलेगा, लेकिन उससे मत करना, वरना हम दोनों जुड़वा बहनें पागल हो जाएंगी इन दोनों जुड़वा भाभीियों से। ठीक है, नहीं करूंगा, लेकिन मेरे लिए कोई अच्छी तो ढूंढ कर ला दो। अरे हाँ ला देंगे भाई। ठीक है, नहीं करूंगा करिश्मा से शादी। वैसे मैं कर भी नहीं सकता हूँ क्योंकि करिश्मा तो कोई है ही नहीं। क्या? हाँ, ये मैंने तुम दोनों को सबक सिखाने के लिए किया था। तुम दोनों जैसा सोचती हो मैं उतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ। हमें माफ कर दो भाभी। हाँ भाभी, हमने आपके साथ अच्छा नहीं किया। जहाँ हम दोनों को समझना चाहिए था आपको, वहाँ हमने आपके साथ गेम किया। कोई नहीं, मुझे आता है सबको ठीक करना। सब हंसने लगते हैं और अब जुड़वा ननद मिलकर प्रीति के साथ रहने लगती है। हाय राम, ये किचन का काम तो जैसे खत्म ही नहीं होता। सारा दिन कभी नाश्ता बनाओ, कभी खाना, और चाय तो बस पूछो ही मत। हर आधे घंटे में कोई ना कोई ऑर्डर कर ही देता है चाय का। सांस लेने की फुर्सत नहीं रहती मुझे। अब जल्दी जल्दी काम खत्म हो तो थोड़ी देर आराम करूं मैं। तभी परमेश्वरी ने साक्षी को आवाज दी, बेटा तेरे पापा जी के दोस्त आए, जरा चाय और नाश्ता ले आना। लो आ गया चाय का न्योता।
उफ, परेशान हो गई हूं मैं। ऊपर से सबकी अलग अलग डिमांड, ये बना दो वो बना दो। किट्टू बेटा तेरा चॉकलेट शेक बना दिया है, आकर ले जा। मम्मी दे जाइए ना, मेरा मैच चल रहा है, बस हम जीतने ही वाले हैं। अच्छा बबलाती हूँ। साक्षी ने किट्टू को जाकर चॉकलेट शेक दिया और सबको चाय पकड़ाई। अभी नाश्ते का काम खत्म ही हुआ था और साक्षी ने सारा किचन समेटा ही था कि तब तक दोपहर का खाना बनाने का टाइम हो गया। साक्षी को कहाँ चैन था। अब वो खाना बनाने लगी तभी प्राची किचन में उसके पास आई। भाभी पता है आपने जो चीज सैंडविच बनाकर दिया था ना, वो मेरे फ्रेंड्स को बहुत अच्छा लगा। वो सब तो आपके खाने की फैन हो गई है। एक दिन मैं उन्हें बुलाऊंगी और आप उन्हें ना पेट भरकर खाना खिलाना। हाँ ठीक है दीदी, बुला लीजिएगा किसी दिन। ये लो जी, घर में इतना काम क्या कम था कि अब प्राची दीदी की भी अपनी डिमांड हो गई। अब उनके जो फ्रेंड्स आएंगे वो घर का सिंपल खाना तो खाएंगे नहीं, बनाते रहो उनके लिए कुछ डिफरेंट, इटालियन, चाइनीज। अरे मैं अकेले इस किचन में क्या क्या करूं। भाभी आप चुप क्यों हो गई, क्या हुआ? अच्छा जाने दीजिए, ये बताइए खाने में क्या बना रही है? खाने में तो दाल चावल, परवल की सब्जी, पापड़ और रोटियां पापा जी के लिए बनाऊंगी। वो चावल नहीं खाते ना। भाभी मुझे परवल की सब्जी अच्छी नहीं लगती, एक आलू की सब्जी भी बना लो ना प्लीज। ठीक है दीदी, वो भी बना लूंगी। ओके भाभी आप खाना बनाइए, मैं जरा चेंज कर लेती हूँ। ऐसा कहकर प्राची किचन से चली गई। तभी मयंक ने आवाज दी। साक्षी कहाँ हो यार, कब से बुला रहा हूँ तुम्हें। मेरा ऑफिस जाने का टाइम हो गया है, 5 मिनट नहीं है मेरे लिए तुम्हारे पास। अरे आती हूँ। साक्षी ने जल्दी से हाथ धोए और हाथ अपने कपड़ों में पोंछते हुए मयंक के पास पहुंची। बताइए मयंक जी, क्या करूं, आपकी किचन से 2 मिनट का टाइम नहीं मिलता मुझे सारा दिन में। ऐसा भी क्या करती हो किचन में, 3 टाइम का खाना ही तो बनाना है। आप नहीं समझेंगे मयंक, जाने दीजिए। एक दिन किचन संभाल कर देखिए तब समझ में आएगा। अच्छा ये बताइए क्या काम था, क्यों आवाज दे रहे थे? अरे वो मेरी ब्लू कलर वाली फाइल नहीं मिल रही और मेरा वॉलेट, मेरी घड़ी, ये सब कहाँ है, कैसे जाऊं मैं ऑफिस। अरे सब कुछ सामने ही तो पड़ा है, पर आपसे खुद से ना कुछ भी लिया नहीं जाता। ये लीजिए आपका वॉलेट, ये पास पे पड़ी आपकी घड़ी और ब्लू फाइल अलमारी में रखी है, आपने मुझे दी थी तभी से मैंने संभाल कर रख दी थी। जब तुम्हें पता है कि मेरी हर चीज तुम ही संभाल कर रखती हो, मुझे कुछ अपने से मिलता नहीं, तो सही टाइम पर आकर सब दे दिया करो ना। मैं तो आना चाहती हूँ मयंक, लेकिन अभी तो कहा मेरे काम खत्म ही नहीं होते, कैसे आऊं? ठीक है फिर तुम रहो अपने किचन में, मैं जा रहा हूँ ऑफिस, बाय। ठीक है मयंक, बाय। मैं कल से कोशिश करूंगी आपकी सारी चीज आपको सही टाइम पर मिल जाए। मयंक और साक्षी का रोज का ऐसा ही था। साक्षी को टाइम नहीं मिलता था और मयंक को सारी चीज अपने टाइम पर मिलती नहीं थी, इसलिए वो नाराज होकर ही ऑफिस चला जाता था। आज भी ऐसा ही हुआ। साक्षी भी अब वापस किचन के अंदर चली गई। तभी झुमकी आई। भाभी आज मैं लेट हो गई है, जल्दी जल्दी काम करके निकल जाएगी मैं। मेरे को ना बच्चों के स्कूल जाने का है, तो फटाफट बर्तन खाली कर दो, तब तक मैं घर साफ कर देती है। अरे झुमकी तू देख रही है ना मैं खाना बना रही हूँ। अब मेरे 10 हाथ थोड़ी ना है जो मैं खाना भी बनाऊं, तुझे फटाफट बर्तन भी खाली करके दे दूं। एक तो तू देर से आई है और फिर जल्दी मचा रही है, थोड़ा सब्र कर। देखो भाभी आपका घर है ना, आपका काम तो दिन रात चलता रहेगा, मैं आपके लिए थोड़ी ना बैठी रहेगी। मेरे को 4 घर में काम करना पड़ता है, जल्दी जल्दी नहीं करेगी तो कैसे होगा। तभी वहां परमेश्वरी आती है। क्या हुआ साक्षी बेटा, ये झुमकी क्या बोले जा रही है? देखिए ना मम्मी जी, एक तो ऑलरेडी लेट से आई है, ऊपर से नखरे देखिए, जल्दी करो जल्दी करो। इसका ना ये रोज का है, और फिर जल्दी जल्दी काम करके जाती है और काम अच्छे भी नहीं होते। देखो भाभी मेरे काम को इधर उधर नहीं बोलने का, मैं काम अच्छा ही करती है। अब बार बार आप लोग खराब करोगे तो मैं क्या करेगी। देखा मम्मी जी कैसे जबान चलती है इसकी। अरे अरे बस करो तुम दोनों। साक्षी बेटा तो दोपहर का खाना बना ले, झुमकी से काम मैं करवा लेती हूँ। चल झुमकी पहले पूरे घर में डस्टिंग कर, फिर झाड़ू पोछा करना। मैं अभी देखती हूँ कैसे सफाई नहीं होती। परमेश्वरी झुमकी को सफाई करवाने ले जाती है और साक्षी सबकी फरमाइशों के हिसाब से पूरे घर का खाना बनाती है। अब साक्षी बहुत थक चुकी थी। उसी टेबल पर खाना लगाया, सबको खाना सर्व किया और खुद अपनी प्लेट लेकर कमरे में चली गई। अभी वो खाना खा ही रही थी कि उसके मोबाइल पर ज्योति का फोन आया। हेलो साक्षी, कैसी है? अरे क्या बताऊं कैसी हूँ, मेरी छोड़, तू बता तू कैसी है? मैं एकदम फर्स्ट क्लास। तुझे एक खुशखबरी देने के लिए फोन किया था। खुशखबरी? कहीं तेरी शादी तो फिक्स नहीं हो गई? बिल्कुल सही समझा तूने। जिससे मैं प्यार करती थी ना, मेरी शादी उसी के साथ घर वालों ने खुशी खुशी फिक्स कर दी है। 1 हफ्ते बाद हमारी शादी है और तुझे जरूर आना है, यही बोलने के लिए मैंने तुझे फोन किया था। अरे कांग्रेचुलेशन यार, ये तो बड़ी खुशी की बात है।
पर मेरा आना देखती हूँ हो पाएगा कि नहीं। एक्चुअली किट्टू के एग्जाम्स भी आ रहे हैं और घर के काम का इतना प्रेशर है कि क्या बताऊं। तू ऐसे क्यों बोल रही है? तुझे मेरी शादी में जरूर आना होगा, और किट्टू को संभालने के लिए घर में बाकी सब है ना। तू इतनी उदास क्यों लग रही है? सच सच बता, क्या बात है? तेरे घर वाले तुझे परेशान करते हैं क्या? अरे नहीं यार ज्योति, मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं, मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करते। बस पूरी फैमिली का खाना बनाना, सबकी अलग अलग फरमाइशें पूरी करना। मैं पूरा दिन किचन में ही रह जाती हूँ, खुद के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाती। अब देख ना, किट्टू के एग्जाम्स आ रहे हैं पर मैं उस पर भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। देख साक्षी, अगर तेरे घर वाले इतने ही अच्छे हैं तो मुझे लगता है तुझे तेरे घर पर तेरी सास से बात करनी चाहिए। वो तुझे समझेंगी और कोई ना कोई हल तो निकल ही आएगा। आखिर तेरी भी लाइफ है, तुझे भी तो थोड़ा टाइम चाहिए होता है। हाँ ज्योति, तू ठीक कह रही है, एक बार मुझे अपनी सास से बात करनी चाहिए। मैं भी ना बहुत परेशान हो गई हूँ। तू तो तेरी सास से जरूर बात कर। अच्छा अब फोन रखती हूँ, मुझे शादी के बहुत सारे काम है। कुछ भी कर पर मेरी शादी में तुझे जरूर आना है। ओके बाबा, आ जाऊंगी। ज्योति ने फोन रख दिया। साक्षी को ज्योति की बात ठीक लगी। शाम को ज्योति ने सबके लिए चाय बनाई। सभी हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे, तब साक्षी ने कहा, मुझे आप लोगों को कुछ कहना है। हाँ हाँ बोल बेटा, क्या बात है? मैं अकेले पूरे घर का नाश्ता खाना पीना सब बना बना कर थक जाती हूँ, बहुत परेशान हो जाती हूँ। ऊपर से सबकी अलग अलग फरमाइश है। सारा दिन मेरा तो किचन में ही निकल जाता है, खुद के लिए एक घड़ी का टाइम नहीं मिलता। मुझसे अब इतना कुछ नहीं हो पाता है। आखिर सिर्फ किचन का ही तो काम नहीं है, घर में हजारों काम होते हैं। बस इतनी सी बात। बेटा इस पर इतना परेशान होने वाली क्या बात है? तूने हमसे ये बात पहले कही होती तो हम पहले समझ जाते। मैं आपका मतलब नहीं समझी। अरे भाभी, मतलब पहले आपने बोला होता तो हम आपके साथ काम कर लेते, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? अब से मैं आपके साथ किचन में खाना बनाऊंगी, किचन में साथ मिलकर काम करेंगे और खूब गप्पे मारेंगे। हाँ बेटा, और नहीं तो क्या। मैं भी बैठी बैठी बोर हो जाती हूँ, साथ मिलकर काम करेंगे तो काम हल्का भी होगा और तुझे भी अच्छा लगेगा। आज से ही हम सब साथ मिलकर खाना बनाएंगे और किचन के बाकी काम भी करेंगे, तो बिल्कुल टेंशन ना ले। अरे मेरे ससुराल वाले कितने कूल हैं। इन्होंने तो तुरंत से मेरी बात समझ ली और सब साथ मिलकर खाना बनाने को भी तैयार हैं। मैं तो बेकार इतने दिन से परेशान होती रही। चल चाय नाश्ता तो हो गया, अब रात के खाने की तैयारी कर लेते हैं। अरे मिलकर बनाएंगे तो कितनी ही देर लगेगी खाना बनाने में। अब परमेश्वरी, प्राची और साक्षी सारे किचन में पहुंच गए और खाने की तैयारी करने लग गए। किचन अब सचमुच युद्ध भूमि जैसा लग रहा था। सबके हाथ अलग अलग काम में चल रहे थे, लेकिन तालमेल कहीं नहीं था। ले बेटा, मैंने सारी भिंडी काट दी, अब इसे छौंक दे, तब तक मैं आटा गूंथ देती हूँ। अरे मम्मी जी, ये क्या कर दिया? भिंडी तो मैं पहले ही काट चुकी हूँ, अब तो डबल हो गई। इतनी भिंडी का क्या करेंगे? कोई बात नहीं भाभी, भिंडी फ्रिज में रख देंगे, कल फिर से बना लेंगे। अरे पर आज भिंडी खाकर फिर कल कौन ही खाएगा? अब इतनी सारी कटी हुई भिंडी वेस्ट हो जाएगी। तू अभी फ्रिज में रख दे, कल देखते हैं इसका क्या करना है। प्राची, तू मुझे आटा निकाल कर दे। हाँ मम्मी, निकाल रही हूँ। पूरा किचन फैल गया है, समझ में नहीं आ रहा कौन सी चीज कहाँ रखी है। प्राची परमेश्वरी को आटा निकाल कर देती है और आटे में पहले ही नमक डाल देती है। परमेश्वरी को लगता है आटे में नमक नहीं है, तो वो दोबारा नमक डाल देती है और आटा गूंथ देती है। ले बेटा, आटा तो लगा दिया, अब मिलकर रोटियां बना लेंगे। जी मम्मी जी, मैं बस लौकी के कोफ्ते की सब्जी बना रही हूँ, भिंडी बन चुकी है, फिर रोटियां बना लेंगे। भाभी पर रोटियां बनाएंगी कैसे? हम सब साथ में काम कर रहे हैं, इस वजह से किचन भी बहुत फैल गया है। हाँ ये बात तो है। मैं रोटियां बनाने के लिए थोड़ी जगह करती हूँ, आप ये कोफ्ते के मसाले को जरा भून लो ना। ठीक है भाभी। साक्षी अब थोड़ी किचन में जगह करने लगी और प्राची मसाला भूनने लगी। तभी साक्षी को जलने की स्मेल आई। और ये जलने की स्मेल कहाँ से आ रही? हे भगवान, ये कोफ्ते का मसाला तो पूरा जल गया। भाभी मेरी कोई गलती नहीं है, आपने मुझे भूनने को कहा था तो मैं भून रही थी मसाला। अरे पर मसाला तो मीडियम फ्लेम में पकाया जाता है, गैस इतनी तेज करके आपने मसाला पकाया कि सारा मसाला ही जल गया। हे भगवान, काम कम करने के चक्कर में काम डबल हो गया, अब फिर से मसाला बनाना पड़ेगा। मुझे तो मसाला बनाना आता भी नहीं है भाभी, आपको ही बनाना पड़ेगा। लाइए मैं आपको टमाटर प्याज काट देती हूँ। अब साक्षी ने दोबारा मसाला बनाया, फिर रोटियां बनाई, फिर पूरा किचन साफ किया। जहां रोज उसे आधा घंटा लगता था किचन साफ करने में, वहां आज पूरा 1.5 घंटा लग गया। फिर सबने मिलकर टेबल पर खाना लगा दिया और सभी लोग खाना खाने आ गए। आज ये कैसा खाना बनाया, ना कोई स्वाद है ना कोई भी चीज बैलेंस है। अरे रोटी में नमक कुछ ज्यादा ही है, भिंडी अभी भी कच्ची सी है,
कोफ्ते भी पहले जैसे नहीं बने। साक्षी बेटा, आज खाना बनाना भूल कैसे गई? तुम तो हमेशा ही अच्छा खाना बनाती हो। वो पापा जी, आज थोड़ी मिस्टेक हो गई है। खाना हम सब मिलकर बना रहे थे ना, तो थोड़ी गड़बड़ हो गई। आगे से नहीं होगा। मुझे नहीं खाना ये खाना, रोटियों में इतना नमक है कि खाया ही नहीं जा रहा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, रोटी में नमक डबल कैसे हो गया? मैंने तो आटे में एक ही बार नमक डाला था, और इतने साल खाना बनाया है तो नमक का अंदाजा बिल्कुल है मुझे। मम्मी, आटे में आपने भी नमक डाला? आपने भी मतलब तुमने भी डाला था क्या? हाँ मम्मी, जब आपने आटा निकालने को कहा तो मैंने आटे में नमक डालकर ही आपको दिया था। फिर आपने दोबारा डाल दिया, इसलिए नमक रोटी में ज्यादा हो गया। अरे बस यही गड़बड़ हो गई, अब मैं समझी। तो फिक्र मत कर साक्षी बेटा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हम सब साथ मिलकर ही काम करेंगे। 10 हाथों से खाना बनेगा तो ऐसा ही होगा। तुम सबको जो करना है करो, पर रोज रोज मुझसे ऐसा खाना नहीं खाया जाएगा, कह देता हूँ। हाँ भाई, इंसान ऑफिस से थका रहा आता है और घर में ढंग का खाना भी ना मिले तो मन खराब हो जाता है। अब सभी जैसे तैसे खाना खाकर उठकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। साक्षी सोचती है, हे भगवान, मैं तो अपना प्रेशर कम करना चाहती थी, पर यहाँ तो उल्टा ही हो गया। ये तो नई मुसीबत हो गई है और काम भी जल्दी नहीं हो रहा। हर काम डबल करना पड़ रहा है। देखते हैं कल क्या होता है। ऐसा सोचकर साक्षी भी सो गई। अगले दिन सुबह किट्टू ने कहा, मम्मी, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है, मेरा दूध बना दो, मैं दूध पीकर स्कूल चला जाऊंगा। अरे किट्टू, क्यों शोर मचा रहे हो? ये लो तुम्हारा दूध। देखो, आज बुआ लेकर आई है आपके लिए आपका स्पेशल चॉकलेट मिल्क। थैंक यू बुआ। किट्टू ने जैसे ही एक घूंट दूध पिया, ये कैसा दूध है? इसमें इतनी चीनी कौन डालता है? ये दूध तो पीने के लायक ही नहीं है। हैं? दूध में चीनी ज्यादा हो गई? मैंने तो दूध में 1 चम्मच चीनी डाली थी, जैसा भाभी ने बताया था। अरे तुमने दूध चढ़ाया, फिर किट्टू की टिफिन डाल रही थी, मैंने देखा इसमें चीनी डालनी बाकी होगी तो मैंने भी चीनी डाल दी। अब दोनों के चक्कर में मेरा दूध खराब हो गया और मुझे स्कूल जाना है, मैं कैसे जाऊं स्कूल? अरे भाई, ये तो सब कुछ गड़बड़ घोटाला ही हो रहा है। भाभी अब क्या करें? हे भगवान, ये सब क्या चल रहा है? किट्टू, मैं तुझे जैम ब्रेड देती हूँ, खाकर चला जा, दूध आकर पी लेना। साक्षी ने किट्टू को जैम ब्रेड खिलाकर बहला फुसलाकर स्कूल भेज दिया। तभी मयंक ने आवाज दी, अरे साक्षी, मेरी एक भी शर्ट प्रेस नहीं की है, क्या पहनकर ऑफिस जाऊंगा? प्राची दीदी, आप तो भैया की शर्ट रात को ही प्रेस करके रख देती है ना सुबह के लिए। आज क्या हुआ? भाभी, कल मैं शाम को आपके साथ किचन में थी ना, इसलिए कुछ नहीं कर पाई। किचन का काम करते करते ही टाइम हो गया था, फिर खाना खाकर सो गई। अरे ये सब छोड़ो, चलो अब नाश्ता बनाते, बहुत देर हो गई है, घर का कोई भी काम नहीं हुआ। थोड़ी देर में झुमकी के आने का टाइम भी हो जाएगा। हाँ मम्मी जी, आप ठीक कह रही हैं, पहले नाश्ता बना लेते हैं। भाभी, आज नाश्ते में छोले पूरी बनाए क्या? हाँ ठीक है दीदी, चलिए। अब सब किचन में पहुंचे और तैयारी करने लगे। साक्षी ने छोले चढ़ा दिए। जब तक छोले पक रहे, मैं पुड़ियों का आटा लगा देती हूँ, फिर फटाफट पुड़िया बना लेंगे। ये सोचकर साक्षी आटा लगाने लगी। परमेश्वरी ने छोले को देखा और सोचा, मैं छोले में नमक मसाला वगैरह डाल देती हूँ, साक्षी की थोड़ी हेल्प हो जाएगी। अब परमेश्वरी ने उसमें मसाले डाल दिए और अपने दूसरे काम में लग गई। तभी वहां प्राची आई। उसने छोले देखा और सोचा, अरे, छोले तो ऑलमोस्ट पक गए। अब इसमें छोले मसाले और थोड़ी खटाई बढ़ा देती हूँ, छोले चटपटे ही अच्छे लगेंगे। प्राची ने उसमें थोड़ा मसाला ऐड किया, फिर चली गई। तभी साक्षी आटा गूंथकर उस तरफ आई और कहा, अरे छोले तो बिल्कुल पक गए, खुशबू भी अच्छी आ रही है। इसीलिए मैंने मसाले पहले ही डाल दिए थे, ताकि मसाले भी छोले के साथ अच्छी तरह पक जाए। पर रसोई इतनी कैसे बिखर गई? हे भगवान, जब से मम्मी जी और दीदी को मैंने अपने साथ काम करने को कहा है, ये रसोई तो जी की आफत हो गई है। ना ही घर का कोई काम हो पाता है, ना ही रसोई ठीक से चल पा रही है। ऐसा सोचते हुए साक्षी ने सबके लिए टेबल और नाश्ता लगा दिया। सभी टेबल पर आ गए थे। जैसे ही सबने एक निवाला मुंह में लिया, अरे ये कैसे छोले बनाए, पूरा मुंह जल गया। उफ, इतनी मिर्च, कान गरम हो गया मेरे तो। अब क्या रोज ऐसा बकवास खाना खाना पड़ेगा? इतने मसाले कौन डालता है? कोई टेस्ट ही नहीं है। सच में छोले तो बिल्कुल खाने लायक नहीं है। लगता है हम तीनों ने इसमें मसाले डाल दिए थे। मैंने तो पहले ही मसाले डाल दिए थे। मैंने तो बस खटाई डाली थी। और ये पूड़िया देखो, एक भी गोल नहीं है। ये कैसा खाना बना रहे हो? अरे पापा, पहले साक्षी अकेले ही खाना बनाती थी, अब सारे मिलकर बनाते हैं। अब 10 हाथों की रसोई तो ऐसी ही होगी ना। हाँ मयंक, बात तो तुमने ठीक कही है।
मुझे भी लग रहा है कि सब एक साथ मिलकर काम करते हैं और खाना बनाते हैं तो कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जा रही है। ऊपर से घर के बाकी काम भी नहीं होते। अब से ना हम सब एक एक करके काम करेंगे। हाँ भाभी, जैसे आप सब्जी बना दो तो मैं रोटी बना दूंगी। सब एक साथ एक ही काम में नहीं लगेंगे। हाँ, यही सही रहेगा। सब मिल बांट कर अपना अपना काम करेंगे। हाँ मम्मी जी, अब सब ठीक हो जाएगा। आप बस बैठे बैठे सब्जी काट दीजिएगा और आटा लगा दीजिएगा। इससे काम हल्का होगा और घर के काम भी साथ साथ होते रहेंगे। ये हुई ना अकल वाली बात। 10 हाथों से एक रसोई बनेगी तो गड़बड़ तो होगी। अच्छा है कि 10 हाथ 10 तरह के काम करे। अब सब अपना अपना काम करने लगे थे और इस तरह साक्षी को भी टाइम मिलने लगा था। अब सब बैलेंस हो गया था।